यार मैं किसी को रिमूव नहीं किया हूँ, शायद कोई गलती से रिमूव हो गया है लग रहा है। सॉरी फॉर दैट। इस टेक्निकलिटी की वजह से रिमूव कोई व्यक्ति हो चुका है, वो ज्वाइन कर लेगा। थोड़ा सा होता है सर ना टेक्निकल इशू में। हाँ। सर आप ऐसे मत कहा कीजिए कि आपकी इंग्लिश खराब है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो भी हाँ। रहेगा। मैं प्रयास करता हूँ कि हिंदी में ही सही रहता है। एज यू नो, यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। And as you know that we are going to discuss second landmark judgment which have been prescribed in your syllabus. And the name of the case is that Vinod Kumar's versus State of Jharkhand. This is the second class this is the second case which have been prescribed in your syllabus, that is in the unit 6, which deals about the Prevention of Money Laundering Act 2002. On this point, as you know that from the very beginning we start from the previous year question paper. So what is the previous year question paper? As you know that here I have written that DULLB unknown. अननोन लिखने का मुझे ये है कि मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये 2016 का क्वेश्चन है या 2018 का है। लेकिन इतना हम लोग श्योर हैं कि ये 2015, 17 और 19 का नहीं है, ये 16 या 18 का हो सकता है, जो भी हो जैसे भी हो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन का जो फैक्ट है, ये क्वेश्चन है। इन द रियल सेंस दिस इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज द फैक्ट्स ऑफ द विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। जो यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यहाँ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन को आप इस तरह समझिएगा कि यही ब्रीफ में विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का ये मतलब कि फैक्ट्स है। If anyone face problem in Hindi language, please let me know. Otherwise, there is no problem. I am searching whether there is a Rani Bai is taking class or not. I hope she is not taking class. That is a good thing. So my point is that here the in this particular case, जो मैं यहाँ फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, वही फैक्ट आपको विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं क्रक्स लिख दिया हूँ, ताकि अगर आपको टाइम कम मिले एग्जाम से एंट्री होने से पहले, इस क्रक्स को भी पढ़ करके तुम थोड़ा बहुत पासिंग मार्क्स पा सकते हो, लेकिन अच्छा मार्क्स नहीं पा सकते हो। अच्छे मार्क्स के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो चलो आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का फैक्ट क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि देर वॉज एन देर वॉज एन अमेसिंग ऑफ इलिसिट वेल्थ बाय चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। अब कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि भारत में कई स्टेट हैं, उस स्टेट में से एक स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स तो नहीं होना चाहिए, गलत है, यहाँ मिनिस्टर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। ऐसे होता तो हो जाता है थोड़ा सा, टाइपिंग का मेरे गलत हो सकता है, मैं टाइपिंग गलत किया हूँ यहाँ। तो यहाँ पे होना चाहिए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इसमें क्या है कि एक स्टेट है, उसका चीफ मिनिस्टर है, और उस चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारे इलिसिट अमाउंट है। अब नॉर्मली देखो, ऐसा नहीं कि भारत में एक ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास ऐसा है। भारत में मैक्सिमम चीफ स्टेट के पास इलिसिट अमाउंट रहता ही रहता है। अब इसी केस में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं पिछला केस आपको पढ़ा रहा था, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में था, जिसमें कि अभय सिंह चौटाला वर्सेस सीबीआई का आप केस ने देखा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि मिस्टर ओम प्रकाश चौटाला के पास ह्यूज अमाउंट में करप्शन का बिल था। आपने देखा होगा कि जब बिहार की बात आती है, तो वहां पर भी एक फार्मर चीफ मिनिस्टर होते हैं, मिस्टर लालू प्रसाद यादव। उनके मामले में भी आपने देखा होगा कि वहां पर भी उनके पास ह्यूज अमाउंट में इलीगल मनी रिकवर होती है, वहां पे उनको भी अरेस्ट किया जाता है, जेल भेजा जाता है। आप वही सरकमस्टांसेस बाकी स्टेट में अगर देखना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप झारखंड की राजनीति में चलते हैं, तो झारखंड की राजनीति का एक दुर्भाग्य है झारखंड जैसे स्टेट का, जहाँ के कोई भी मुख्यमंत्री झारखंड के लिए काम किया ही नहीं, वो सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करता रहा। उसी में से एक नाम है, मिस्टर मधुकोड़ा का नाम है। मिस्टर मधुकोड़ा की राजनीतिक हैसियत अगर आप देखेंगे, तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि एक निर्दलीय विधायक होने के बावजूद भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि मतलब किसी भी पार्टी से वो व्यक्ति बिलोंग नहीं करता है, न ही कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, न ही बीजेपी से लड़ता है, न ही वहां की जो लोकल पार्टी, किसी पार्टी से नहीं लड़ता। वो कैसे लड़ता है इलेक्शन? वो निर्दलीय विधायक की हैसियत से लड़ता है, और वह व्यक्ति विधायक बनता है, और वही व्यक्ति कल को जाकर के फ्यूचर में चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ पर जो हम आज केस में डिस्कस करेंगे, हम उस राज्य के, उस झारखंड के राज्य की बात करना चाहते हैं, जिस राज्य का मुख्यमंत्री मधुकोड़ा जैसे व्यक्ति को जो चीफ मिनिस्टर होते हैं,
बाद में उनके खिलाफ केसेस चलते हैं, और केस चलते ही नहीं है, 2017 में जाकर के 2017 में उनको जेल भी होती है, सजा भी होते हैं, एंड एट प्रेजेंट टाइम ही इज इन जेल। तो आप कह सकते हैं कि इस समय 3 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भारत के जेल की शाखाओं के पीछे हैं। एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं, एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जेल के पीछे हैं, और एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेल के पीछे हैं। बाकी किसी और स्टेट के जेल के मुख्यमंत्री अगर करप्शन की चार्ज में जेल में हो तो मुझे मालूम नहीं है, और अगर मालूम होगा तो व्हाट्सएप करके मेरा नॉलेज को इनहांस कर देना। तो यहाँ पे जो हम आज केस पढ़ाने जा रहे हैं, ये डायरेक्टली मधुकोड़ा के बारे में केस बन रहा है, मधुकोड़ा के मामले में केस बन रहा है, और उसी केस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर आप झारखंड यहाँ रख लीजिए, आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन पेपर सेट करते समय तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, तो क्वेश्चन फ्रेम करने का आइडिया है। लेकिन अगर यहाँ पे तुम झारखंड रख लो, झारखंड जिसको बिहार से कट करके 2000 में स्टेट बना है, यहाँ पे झारखंड रख लो, तुम कह सकते हो कि देयर वाज एन अमेसिंग ऑफ इलिसिट वेल्थ बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द झारखंड, ओके, in India. Jharkhand is situated in India. You can cut here, you can here. What happened? This money was unprecedented amount. This money was unprecedented amount. अब क्या है, एक व्यक्ति कितना कमा सकता है? 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, इतना ही कमा सकता है ना। लेकिन आप पब्लिक सर्विस सर्वेंट रहते हुए, आप किसी राज्य का विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए, अगर आप अरबों खरबों रुपया कमा लें तो शायद आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड आदमी है। इस मामले में यही हुआ कि दिस मनी वाज अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट, however there was no clear allegation of its laundering, however there is no clear allegation of its laundering. This is the only line on the basis of which whole judgment will be something different. यही एक लाइन मैं आपको बताऊंगा, on the basis of this line whole judgments was changed. Why? Wording is that however there was no clear allegation of its laundering. I wanted to clarify here that there are 3 processes. First of all, earning of the money. First of all, earning of the money. Later on, layering the money. And third is laundering the money. जैसे मैं प्रोसेस आप एक बता रहा था ना शुरू में कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे पहला कंडीशन होता है कि अर्निंग ऑफ ब्लैक मनी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि उस ब्लैक मनी को आपने बैंक में या किसी के थ्रू व्हाइट करने का प्रयास किया हो, और तीसरा कंडीशन हो कि उसके बाद आपने उस मनी को लॉन्ड्रिंग कर लिया हो, मतलब वहां से क्लीन करके आपने वापस ले लिया। इस केस में ये प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पे देयर वाज एलिगेशन दैट देयर वाज ए करप्शन, बट देयर इट वाज नॉट एलिगेशन दैट ही हैड लॉन्ड्रीड दैट मनी। इस केस में एलिगेशन तो था कि उसने करप्शन किया है, लेकिन यह एलिगेशन नहीं था कि उसने उस मनी को लॉन्ड्रिंग भी कर दिया है। अगर जो स्टूडेंट्स अगर कलेक्शन ऑफ मनी और लॉन्ड्रिंग में अगर डिफरेंस नहीं समझ पाएगा, इस केस को नहीं समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने अरबों रुपया एक करप्शन के थ्रू कमा लिया, कमाने के बाद मैंने क्या किया, सारे मनी मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक से मैंने निकाला ही नहीं, या उसके फर्दर कोई प्रोसीडिंग मैंने किया ही नहीं, मैंने ब्लैक मनी को व्हाइट में शो करने का प्रयास ही नहीं किया, तो वहां पे सिर्फ मैंने चीटिंग किया है पब्लिक ऑफिस के साथ, वहां पे सिर्फ मैंने करप्शन किया है, मैंने लॉन्ड्रिंग किया ही नहीं। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं, हमने अरबों रुपए का पैसा वो ले लिया, मतलब कि करप्शन में ले लिया, ला करके अपने घर में जमीन खोद करके जमीन के नीचे ही बॉक्स में भर करके उसको पूरी तरह से वहां पे फर्श पे टाइल्स मैंने बिछा दिया। अब उसके बाद हमने उसको लॉन्ड्रिंग नहीं किया, हमने क्राइम किया कि नहीं किया, whether I have committed the crime or not? Yes, I have committed the crime. I had misused the public office. I had earned a huge amount of money, but still I did not try for laundering that money. तो करप्शन और लॉन्ड्रिंग में अंतर है। इस केस में यही बस इतना समझना है बच्चों को कि लॉन्ड्रिंग और करप्शन में क्या अंतर है, और अगर ये समझ गए तो सब कुछ सही है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दिस मनी वाज अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट, उसको बहुत सारा पैसा मिला, उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया था, करप्शन के थ्रू ही आया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन लॉन्ड्री का एलिगेशन नहीं था उसके ऊपर, करप्शन का था लेकिन लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन नहीं था।
इसी को लेकर के, इसी लाइन को लेकर के हम बाद में आंसर सॉल्व करेंगे और देख लीजिएगा जो भी रहेगा। आगे कह रहा है कि बट इट लेड टू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। अब इस जो मनी को अनप्रेसिडेंटेड किया था, उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कई जगह किया, लेकिन अभी लॉन्ड्रिंग नहीं किया था। जैसे मान लीजिए हमने कहा ना कि हमने अपने इस घर में छुपा दिया, हमने मतलब बहुत सारे काम हैं। द मैटर वॉज रेफर टू द सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन। मैटर वॉज रेफर टू सीबीआई फॉर द इन्वेस्टिगेशन विच वॉज अपोज्ड बाय द एक्यूज्ड पर्सन्स pleading to be exclusive domain of the enforcement directorate. Here there are two central agencies. One is the CBI and other is the ED. One is the CBI, other is the ED. What happened? Whatever offenses are committed under the Indian penal law or under any other law where there is no specific body, that matter is handed over to the CBI. That matter is handed over to the CBI. But if offense is related to the Prevention of Money Laundering Act, that matter will be handled only and only by the ED. अब इसमें कह रहा है दो बॉडी है, एक सीबीआई है और एक ईडी है। सीबीआई किस तरह का मैटर की जांच करती है? जैसे हम एक केस को लेते हैं, मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस लेते हैं। मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई भी जांच करती है और ईडी भी जांच करती है, लेकिन दोनों की जांच का एरिया डिफरेंट है, दोनों का जुरिडिक्शन डिफरेंट है। सीबीआई जांच करती है कि सुसाइड हुआ कि नहीं हुआ, सीबीआई का ए डोमेन है। ईडी जांच करती है कि 15 करोड़ रुपया जो था सुशांत के अकाउंट में था, जैसा अलेज किया गया था फादर के द्वारा, उस 15 लाख रुपए का किसी ने मिसयूज किया है या नहीं किया है, तो वो डोमेन ईडी का है। तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों सेंट्रल एजेंसियों का काम अलग अलग है। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन एक्यूज कहता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, सीबीआई सिर्फ क्रिमिनल मैटर का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और हमारे मैटर में क्या है, हमारे मैटर में प्रॉपर्टी का लेन देन का मैटर है, तो हमारे मैटर में सिर्फ ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब इसमें एक इशू आता है, अगर इस क्वेश्चन को हम फ्रेम करके इशू ड्रॉ कर दें, तो क्वेश्चन ये निकल करके आया कि वेदर सीबीआई इज कंपिटेंट टू इन्वेस्टिगेट सच मैटर्स। क्या सीबीआई इस तरह का मैटर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंपिटेंट है? इसी बात का इशू है। स्टेट कहता है कि यस सीबीआई इज कंपिटेंट, लेकिन मधुकोड़ा, विनोद कुमार, इन लोगों का कहना है कि नो, सीबीआई कांट इन्वेस्टिगेट। हु कैन इन्वेस्टिगेट? ओनली द ईडी कैन इन्वेस्टिगेट। जैसे मान लीजिए कि हम दो नाम ले लेते हैं, नाम भी थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं कोई दिख जाए तो दिख भी तो ना। मान लीजिए कि एक आकाश है और मान लीजिए कि एक तरफ दीक्षा है। आकाश आकाश कह रहा है, जैसे ठीक है लड़के तो क्रिमिनल होते ही हैं, नॉर्मली मजाक कर रहा हूँ। आकाश कह रहा है, जैसे मान लीजिए आकाश को हम क्रिमिनल यहाँ ट्रीट कर देते हैं, तो आकाश कह रहा है कि सीबीआई मेरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। दीक्षा कह रही है कि नहीं, हाँ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब इसका बस इतना ही मैटर है कि क्या इस तरह का मैटर का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी या ईडी करेगी, बस एक लाइन का डिस्प्यूट है। अगर ये डिस्प्यूट खत्म हो गया तो एक केस खत्म हो गया, ठीक ना? दोनों का डिस्प्यूट इतना ही है। तो आंसर ये निकल करके आया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि इस मैटर में, इस फैक्ट्स में, जो फैक्ट बन रहा है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस फैक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ सीबीआई ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अब जो आकाश है वो नाराज हो जाता है, कहता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, आप कह रहे हो कि ईडी जांच नहीं कर सकती, सिर्फ सीबीआई कर सकती है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर क्रिमिनल क्यों डिमांड करता है कि हमारी ईडी से इन्वेस्टिगेशन कराओ? क्रिमिनल ये नहीं कहता कि हमारी जांच मत कराओ। इसमें मधुकोड़ा से लेकर के विनोद कुमार से लेकर के भानु तक कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि हमारी जांच न हो। सबका मानना है कि नहीं, हमारी जांच करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्रिमिनल को प्रॉब्लम यह है कि सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए, जांच किससे होनी चाहिए? ईडी से जांच होनी चाहिए। इन दोनों में बस इतना ही कन्फ्लिक्ट है। अगर सीबीआई से जांच होगा तो क्या निकल करके आएगा, और ईडी के अंतर्गत जांच होगा तो क्या निकल करके आएगा? वैसे मुझे भी मालूम नहीं है कि सीबीआई और ईडी में जांच होगा तो क्या निकल करके आएगा, लेकिन एक बार मैं
जैसे मान लीजिए कि सुशांत सिंह का जब मैटर सीबीआई के पास हैंड ओवर किया गया, तो मेरा ये मानना था कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर भी जैसा रिपोर्ट होगा सीबीआई सौंप देगी। और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती के मामले में रिया चक्रवर्ती को फंसा दे। लेकिन फिर मैंने दो चार जगह द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था, फैजान मुस्तफा का भी हमने उनका भी एक वो इंटरव्यू सुना। उनका ये कहना है कि सीबीआई का एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है। सीबीआई चाहे जितना भी दबाव में काम कर ले, लेकिन कुछ उसके इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करता ही करता है। तो हमें ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि सीबीआई जो जांच करेगी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में काम करेगी। और वास्तव में ऐसा हुआ भी। सीबीआई ने अपना मिनिमम नॉर्मों को फॉलो करते हुए सब कुछ होने के बावजूद भी सीबीआई ने सीधा ड्रा कर दिया कि वो सुसाइड का मैटर है, वहां पर मर्डर का मर्डर है ही नहीं। तो इसका ये कहना था कि शायद सीबीआई जांच करे तो फेयर चांस ज्यादा है और हम लोग का कन्विक्शन हो सकता है, और ईडी जांच करे तो इसको मैनिपुलेशन का चांस रहा होगा। क्योंकि अभी अभी मैं इतिहास पढ़ रहा था, 2020 का भी करंट जजमेंट पढ़ रहा था, तो मधुकोड़ा की वाइफ ने 2018 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। मधुकोड़ा खुद ही कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों के साथ इसका रहा, तो इस तरह का डिस्प्यूट था। तो चलिए अब हमारा एक ही मात्र क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट वेदर ईडी इज कॉम्पिटेंट और सीबीआई इज कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। इतना डिस्कस करना है और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। इशू तो सबको समझ में आ गया होगा ना। इशू को अगर हमें और ज्यादा मैं खींच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ विशाल कहेगा सर खींचते एक ही बात को ज्यादा हो, फिर भी बस एक टाइम लूंगा। यहाँ क्रिमिनल है, क्रिमिनल कहता है कि हमें जांच कराओ हमारी, लेकिन किससे कराओ? ईडी से कराओ। अब यहाँ पर दूसरी साइड में सीबीआई है, और सीबीआई कह सकते हो, स्टेट कह सकते हो। अब स्टेट कहता है कि नहीं, तुम्हारी जांच हम ईडी से नहीं कराएंगे, तुम्हारी जांच हम सीबीआई से कराएंगे। अब इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया। अब ये डिस्प्यूट हो गया, दोनों गए कहाँ? दोनों गए यहाँ पे गए। यहाँ पे गए तो पहले ये हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट के जब पास जाते हैं तो हाई कोर्ट का ये है कि नहीं, इस मामले में सीबीआई जांच कर सकती है, सीबीआई कर सकती है। ये जब मैटर यहाँ से जब सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, सीबीआई जांच कर सकती है। इतना एक कहानी है, बाकी चलते हैं और ठीक है। क्रक्स ऑफ द केस, इसको अब यहाँ पे क्रक्स करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके कलर को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा पिंक कलर हो तो बढ़िया लगता है, मिले तब तो। पिंक है कि रेड? ये रेड ही है, चलो जो। यस, वेट वेट वेट, हो गया तो शायद। वेट वेट वेट, case was registered under the IPC. See the here, the case was registered under the IPC and PC Act against former chief ministers and against former chief minister। ये भी गलत है थोड़ा सा, पार्ट इसको नोट डाउन करना, करेक्शन करूंगा। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, थोड़ा गलती हुआ है। केस वाज रजिस्टर्ड अंडर द आईपीसी एंड पीसी एक्ट, इट मींस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट केस वाज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। केस वाज रजिस्टर्ड अंडर द आईपीसी एंड पीसी एक्ट अगेंस्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। व्हाई? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पेशल जज। सीबीआई के स्पेशल जज ने डायरेक्शन दिया था कि इन सबों के खिलाफ इस केस रजिस्टर्ड किया जाए। सीबीआई ने क्या किया? ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल जज, सीबीआई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। दिस केस वाज रजिस्टर्ड बाय फॉर मिसयूजिंग पब्लिक ऑफिस एंड गेटिंग यूज अकाउंटेड मनी एंड इन्वेस्टिंग इन मल्टी स्टेट एंड मल्टीनेशनल। हुआ क्या कि 2006 में जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, सितंबर का महीना था, और 2008 तक, जब तक कि रिजाइन न दे दिए। मैं 8 में मेंस का एग्जाम देने गया था झारखंड में, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। बच्चा बच्चा को मालूम था कि यहाँ पे करप्शन जबरदस्त हो रहा है, तो यहाँ सबको मालूम था कि इस तरह करप्शन हो रहा है। तो उसी करप्शन के मामले में यहाँ पे जब न्यूज पेपर में आ गया कि हाँ ये व्यक्ति करप्शन कर रहे हैं, तो स्पेशल जज ने खुद ही डायरेक्शन दिया कि नहीं, इनके मामले में केस रजिस्टर्ड करो, और सीबीआई को डायरेक्शन दिया गया कि आप केस को स्टार्ट करो। सीबीआई ने को जब डायरेक्शन आया तो सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया।
और जब रजिस्टर्ड किया तो पाया गया कि जो मनी जो थी अर्न करने के बाद मल्टी स्टेट कई राज्यों में इसको लगाया गया था इस मनी को, और साथ साथ में मल्टीनेशनल मतलब विदेशों में भी इस मनी को इन्वेस्ट किया गया था। मतलब इतना ह्यूज अमाउंट था कि दुनिया के कई देशों में इस मनी को इन्वेस्ट किया गया था, साथ साथ में कई राज्यों में भी। अब इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई वाज चैलेंज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई वाज चैलेंज इन झारखंड हाई कोर्ट थ्रू रीट पिटिशन। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा रीजन था कि जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट डिसमिस्ड रीट पिटिशन, High Court dismissed writ petitions, and in this case, Supreme Court upheld the decision of the High Court and held that CBI can make investigation in such cases. What was the reason of decision of the High Court and Supreme Court? Main reason was that reason of decision of the case was that there was no involvement of money laundering. Corruption तो हुआ था लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आईपीसी के अंतर्गत ही एफआईआर होती है, पीसी के अंतर्गत ही एफआईआर होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत न ही कोई एफआईआर होती है, न ही कोई सीज होता है, न ही कोई अरेस्ट होता है। अब हम केस को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द केस व्हिच मेंशन इन आवर सिलेबस। विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, दिस इज द जजमेंट which I have to discuss. And in this case, in the brief, you can say that there was unaccounted money, but there was no laundering of the money. There was unaccounted money, but there was no laundering of the money. कई बार देखते हो ना किसी घर में रेट पड़ता है तो करोड़ों रुपया उसे घर से मिलता है, तो जब करोड़ों रुपया घर में ही मिला तो इसका मतलब कि अनअकाउंटेड मनी तो था, करप्शन का मनी था, लेकिन लॉन्ड्रिंग का प्रयास नहीं किया गया था। इसी तरह का मैटर है। डेट ऑफ द जजमेंट कब का है? 29 मार्च 2011 का है। डिवीजन बेंच ने केस को डिस्कस किया है, ऑनरेबल जस्टिस दलबीर भंडारी एंड जस्टिस दीपक मिश्रा। एंड हु हैड रिटन दिस जजमेंट? Dalbir Bhandari had written this judgment. I will discuss on the some points regarding the facts, issues, statutory provisions. In this case, statutory provisions regarding the charge was framed under the IPC and PC Act. But at the time of judgment, Honorable High Court and Supreme Court also discussed money laundering provisions. केस तो रजिस्टर्ड हुआ था सिर्फ आईपीसी और पीसी के अंतर्गत, लेकिन जब चैलेंज किया गया कई ला के पॉइंट पर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ पीएमएलए के प्रोविजन को भी डिस्कस किया था। Decision of the High Court, decision of the Supreme Court, and conclusion. Come to the points of the facts. Here, I think there is no need to discuss the facts because in the summary I have already discussed the facts. But here you can say that there was illicit wealth by the former ministers, including the former chief minister of state. यहाँ पे सही है। एक करप्शन का केस किस पे लगा था? चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पर भी लगा था और उनके साथ साथ कई मंत्रियों पर भी फॉरेन का इनके ऊपर लगा हुआ था। इनके ऊपर जब एलिगेशन लगा तो एलिगेशन में क्या लगाया गया? जो चार्ज फ्रेम किया है तो पीसी के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और साथ साथ में आईपीसी के अंतर्गत केस रजिस्टर्ड हुआ। केस क्या रजिस्टर्ड हुआ कि अनअकाउंटेड मनी को इन्होंने ऑफिशियल ऑफिस को मिसयूज करके अर्न किया है, जो कि मल्टी स्टेट में इन्वेस्ट किया गया। मतलब झारखंड में होने के बावजूद आपने दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद लिया, महाराष्ट्र में खरीद लिया, कर्नाटका में खरीद लिया, और सिर्फ मल्टी स्टेट के साथ साथ आपका जो टैलेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी आप शो कर रहे हैं और अपने टैलेंट के माध्यम से दुनिया के कई देशों में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। बैंकॉक है, दुबई है, जकार्ता है, स्वीडन है, लीबिया है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि झारखंड जैसे गरीब राज्य से उठ करके एक गरीब मुख्यमंत्री, एक आदिवासी मुख्यमंत्री कितना प्रोग्रेस करता है, जो दुनिया के कोने कोने में झारखंड के पैसे को पहुंचा देता है। क्योंकि इनके खिलाफ जैसे ही एलिगेशन लगेगा ये तुरंत कहेंगे कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी होने की वजह से हमें सवर्ण मीडिया द्वारा टारगेट किया जा रहा है। देखो भाई, हर एक आदमी अपना अपना डिफेंस लेकर के चलता है, ये डिफेंस लेने के बहाने हैं। तुम सबों से बस इतना ही है कि करप्शन कोई भी होगा, कोई भी करे, वो फाइनली लास्ट पब्लिक को ही होगा, चाहे वो सवर्ण मीडिया करे, चाहे आदिवासी करे, चाहे सवर्ण करे, चाहे दलित करे। तो ये तुम्हारा इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। इनका टैलेंट देखिए, स्टेट के साथ साथ कई कंट्री में आपने देख लिया होगा। इनके टैलेंट से प्रभावित होकर के स्पेशल जज को भी कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया। स्पेशल जज ने रांची ने क्या किया
और एक यही बात इनकी इतनी ये है कि इनकी वाइफ ने एमपी का इलेक्शन लड़ा था झारखंड से, और इनकी पॉपुलैरिटी का ये मालूम है कि इनकी वाइफ ने आज भी बहुत बहुमत से, भारी बहुमत से इलेक्शन जीत ली। और इन्होंने 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया, कहा कि हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए। और हमें लग रहा है कि अगर इलेक्शन इनको अलाउ कर दिया गया होता दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, तो बिहार में इलेक्शन जीत भी गए होते, क्योंकि पब्लिक, खैर ठीक है, आप लोग टैलेंटेड आदमी हैं। तो स्पेशल जज ने इनको बात को, इनके टैलेंट को ध्यान में रखते हुए डायरेक्शन इशू किया, सीबीआई को बोला कि इनके खिलाफ तुम एफआईआर रजिस्टर्ड करो। और कहाँ एफआईआर रजिस्टर्ड करो, किस सेक्शन में रजिस्टर्ड करो? कहा गया कि आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 409 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करो। 409 क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो, लॉ तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, लॉ की जरूरत है नहीं, लॉ सफिशियंट है इंडिया में, उसके इंप्लीमेंट की प्रॉब्लम है। 409 कहता है कि जैसे तुम लोग पढ़े होगे कि एक सेक्शन होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 405 405 से स्टार्ट हो जाता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सिंपल पनिशमेंट 406 में है, लेकिन 7, 8, 9 में जैसे जैसे प्रोसीड करोगे समथिंग डिफरेंट कैपेसिटी से किया जाता है। 409 कहता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट्स, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है और बाय पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है? अब हम जैसे कि स्टेट में चाहे कोल हो, कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड, हम आप में ट्रस्ट इंपोज करते हैं कि सारी प्रॉपर्टी स्टेट में वेस्ट करेगी, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से आप ट्रस्टी हुए। प्रॉपर्टी स्टेट की किसकी है? वो पब्लिक की है, पॉलिटिशियन की नहीं है। सारी प्रॉपर्टी पब्लिक की है, और पब्लिक ने अपनी प्रॉपर्टी को स्टेट में इन्वेस्ट किया। स्टेट में जो इन्वेस्ट किया तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, ट्रस्टी जा रहा है। लेकिन जब ट्रस्टी क्या करता है कि उसका पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता है, तो वही कहलाता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हमारा ट्रस्ट है कि तुम ईमानदारी से काम करोगे, और तुम क्या कर रहे हो? तुम बेईमानी कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। लेकिन कर कौन रहा है? तो कर रहा है पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। तो 409 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। वही बात 420 तुम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होगे। 420 तुम पढ़ लोगे, चीटिंग है, मिसचीफ है, सब पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में 120B आईपीसी है, कॉन्स्पिरेसी है। जब एक से अधिक लोग मिल करके कोई क्राइम करते हैं तो कॉन्स्पिरेसी लागू होती है। और फैक्ट कहता है कि इसमें सिर्फ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ही केस नहीं स्टार्ट हुआ था, फार्मर मिनिस्टर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी केस स्टार्ट हुआ था। इस तरह की बात है, कई मिनिस्टर के साथ साथ फार्मर चीफ मिनिस्टर के भी साथ हुआ था। तो जब कई लोग मिल गए तो 120 भी लागू होगा ही, तो लागू हो गया। जब लागू हुआ तो ये आईपीसी के प्रोविजन है। साथ साथ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत भी केस रजिस्टर्ड होते हैं। सेक्शन 7, 10, 11, 13, रीड विथ 13 1E लाइक दिस। तो ये जितने सेक्शन है, अगर 2019 के बाद 19 में 10 के हटा दिया गया है, 19 के बाद सेक्शन 10 को यहाँ पे हटा दिया गया है। हटाया क्या गया? हटाने का मतलब सेंस मेरा ये है कि सेक्शन 7, 11, 10 के मामले में आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा। अगर प्रीवियस सैंक्शन नहीं लेते हैं तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो पब्लिक सर्वेंट रहते हुए करप्शन किया है, आप केस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ था तो उस समय के हिसाब से ये चारों सेक्शन कहते हैं कि इनके खिलाफ आप केस ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकता है कोर्ट कॉग्निजेंस, बट विद द प्रीवियस सैंक्शन। My point is that here the allegation was that public servants, when they were public servant, they have misused that power and they had committed the breach of trust, cheating, mischief, forgery, by several persons, and at the same time they should also be liable under the Prevention of Corruption Act. This was the charge, but again be clear, nothing was said about the Prevention of Money Laundering Act. What happened? Special judge, by taking the cognizance of the suo motu, passed and direction for registration of the FIR. जब मैं तुम लोगों को सीआरपीसी पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि एफआईआर कितने तरह की होती हैं। तो टाइम तो है नहीं, एफआईआर 3 तरह की, 4 तरह की, बहुत सारी होती हैं। तो उसमें से एक ये भी है कि यहाँ पर अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करता है तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। अब बताओ कि अगर हमारी सरकार हो,
तो क्या हमारे किसी पुलिस की औकात है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर दे? या चलो हम रिटायर्ड हो गए और हमारी पार्टी की सरकार हो या हमारे लोग हमारे सत्ता में हो, तो क्या किसी की औकात है कि हमारे पुलिस की औकात है कि हमारे खिलाफ केस एफआईआर रजिस्टर्ड कर दें? आपने देखा होगा कि केपीएस गिल के मामले में जब हम लोग पढ़ाते हैं फिर 354 जो फार्मर जीडीपी रहते हैं उनके मामले में क्या हुआ, विक्टिम कई पुलिस स्टेशन के पास गई, कहीं एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ और उस मामले में भी कोर्ट का डायरेक्शन ही आया था, कोर्ट ने उस मामले में भी 156 क्लास 3 यूज किया था। तो यहाँ पर इतना पॉलिटिकल प्रेशर था कि पुलिस वाज नॉट एबल टू रजिस्टर द एफआईआर अगेंस्ट दिस फार्मर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स, दैट्स व्हाई कोर्ट took the cognizance not in the legal sense, took the cognizance simple and passed and directions for the registration of the FIR, and that directions FIR was registered against whom, against मिस्टर मधुकोड़ा, ये अभी भी जेल में हैं। ये इनका नाम मैं बताया ही कि ओम प्रकाश चौटाला हो चाहे लालू यादव हो चाहे मधुकोड़ा हो, इनकी ये खासियत है कि फार्मर चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद ये जेल में हैं, ये लोग हैं। तो उनके खिलाफ भी था, कमलेश के खिलाफ भी था, फार्मर मिनिस्टर श्री भानु प्रसाद के भी था, फार्मर मिनिस्टर बंधु टर्की के खिलाफ भी था, सबके खिलाफ था मैटर। तो जो भी था बाद में आपने देखा हो कि जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो विनोद कुमार का भी नाम सामने आया और विनोद कुमार के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, ठीक ना। विनोद कुमार सिन्हा का नाम कब आया, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तब पता चला कि इनका भी नाम ऐड कर दिया जाए, तो ऐड हो गया। ये तुम्हारा फैक्ट्स हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे फैक्ट्स के बाद। इशू क्या था? इन दिस केस देयर वाज अ सिंपल इशू, ओनली वन इशू, वेदर सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फैक्ट्स। जो यह फैक्ट्स बनता है इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी या ईडी करेगी? तो आंसर ये निकल करके आया है कि वेदर सीबीआई कैन मेक द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस फैक्ट्स, आंसर विल बी यस। वेदर ईडी कैन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस फैक्ट्स, आंसर विल बी नो। अगर सिंपल चाहें और सिंपल तुम चाह रहे हो तो हम दो इशू फ्रेम कर सकते हैं। इशू तो एक ही है लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग है। एक हम कह सकते हैं कि वेदर सीबीआई कैन मेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस फैक्ट्स, आंसर विल बी यस। अगर इसी को हम चेंज कर दें, सीबीआई की जगह ईडी लिख दें कि ईडी वेदर ईडी कैन मेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस, आंसर विल बी नो। अब हमें लगता है कि अब इस केस में कुछ बचा उचा नहीं है, अब तुम समझ गए होगे, ठीक ना। अब हम पढ़ते हैं कि दिस वाज चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट, दिस वाज चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट। How it was challenged before the High Court? It was challenged before the High Court through the PIL, and PIL was filed in 2008. It was filed PIL in 2008. आप देख रहे हैं कि इसी करप्शन के एलिगेशन के मामले में दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि मिस्टर मधुकोड़ा को चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन देना पड़ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी पब्लिक का दबाव कम नहीं है, चाहेंगे आप तो कुछ भी कर दें। इसी को चैलेंज किया गया था कि हाउ सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर अगेंस्ट मी। अब ये क्या था कि पीआईएल वाज फाइल्ड, एक्चुअली होता क्या है, पॉलिटिशियन करते क्या है, जैसे सीबीआई का आ जाएगा मैटर में पब्लिकली कि हाँ सीबीआई इनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पब्लिक को लगेगा कि हाँ एक क्रिमिनल किया हुआ है। अगर वहीं आ जाए कि ईडी इनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो 90% पॉपुलेशन को मालूम ही नहीं है कि ईडी और सीबीआई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उसको लगेगा ईडी छोटा मोटा अथॉरिटी है, वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है, हमारे नेता तो जितने प्योर हैं, दूध के धुले हुए हैं। तो यही सब काम करता है सब, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए। हाँ हमने केस जीत गया, केस जीत गया, अरे केस जीते क्या हो, कुछ नहीं, यही सब धोखा है। तो इसने चैलेंज किया कि नो, सीबीआई कांट मेक इन्वेस्टिगेशंस इन दिस मैटर, ईडी कैन मेक इन्वेस्टिगेशन। इट वाज चैलेंज थ्रू द हाई पीआईएल इन द हाई कोर्ट, बट हाई कोर्ट डिसाइडेड दिस केस on which date? On the 4th August 2008, and division bench of the High Court referred the matter to the CBI for the investigation. High Court also observed, डिवीजन बेंच ने भी सीबीआई को ही मैटर रेफर कर दिया। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व क्या किया कि द हाई कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व दैट सीबीआई शुड, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज द पावर अंडर सेक्शन 45 क्लास 1 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट for transferring investigation from ED to the CBI. Again, this judgment appeal was filed before the Supreme Court.
हुआ क्या कि ये सब स्टेट में अब चले गए। जब स्टेट में मैटर चला गया तो वहां पे आर्गुमेंट दोनों साइड से हुआ। जब दोनों साइड से आर्गुमेंट हुआ तो हाई कोर्ट सीबीआई के आर्गुमेंट से इम्प्रेस हो गई, और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि अगर फ्यूचर में भी अगर ईडी अगर एक्शन लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 45 यूज करके उस मैटर को भी सीबीआई को ही सौंप दिया जाए। इट मीन्स कंक्लूजन वाज दैट हाई कोर्ट सेड दैट इन दिस मैटर exclusive investigations must be done only and only by the CBI. Except this, no one can make the investigation. They lost the case. They went to the Supreme Court. That's why name of the case is Binod Kumar Sinha versus State of Jharkhand. Suppose that in the exam you are writing the name of the case State of Jharkhand versus Binod Kumar. How many marks you deserve? Single marks you would deserve. How? Because once you change the name of the state of Jharkhand versus Binod Kumar, it means Jharkhand was the loser in the High Court and Binod Kumar was winner in the High Court. It denotes that you have not complete knowledge about these facts. क्योंकि आपके नाम गलत लिखने से ही ये पता चल जाता है कि नहीं, आपको हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं मालूम है, आपने इस केस को पूरा नहीं पढ़ा है। आप एग्जाम में किए क्या है कि 10 लड़का एक इकट्ठा हो गए हो और एक थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा बहुत अपने को ब्रिलियंट समझ रहा है, वहीं हल्का फुल्का कहानी सुना दिया और तुम कह रहे देख लेंगे, अब इतना तो एग्जाम में लिख लिया। अरे मधुकोड़ा के बारे में लिखना है ना, अरे उसको तो मैं जानता हूँ, अब कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और तुम फिर कहोगे सर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, आकर हमें से कंप्लेन मार दोगे। ये गलती मत करना भाई। तो नेम ऑफ द केस इज दैट Binod Kumar versus State of Jharkhand. It means Binod Kumar was loser in the High Court. That's why he approached to the Supreme Court. So what happened before the Supreme Court? Now here the arguments of the appellants before the Supreme Courts. अर्थ, इसको एक हेडिंग यहाँ बनती है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हेडिंग मुझे लिख दूंगा, ठीक ना, इसको नोट कर लेना। जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हेडिंग बन जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये आर्गुमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ही चल रहा है। क्योंकि मैं यहाँ तो लिख दिया हूँ कि अपील वाज फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एक सेपरेट बनाना चाहिए था हेडिंग, लेकिन मिस कर दिया। अब यहाँ पर व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, दिस इज गोइंग ऑन आर्गुमेंट्स ऑफ द अपीलांट्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। नाउ वी आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, both the sides there will be arguments of appellants, arguments of the respondents। एक बात और है, इस सेमेस्टर एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ ही जाए कि व्हाट वाज रेशियो लेट डाउन इन द केस ऑफ विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, तो रेशियो तो एक लाइन का है कि भाई सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन अलाउ कर दिया। अब 4 पेज तुम लिखोगे कैसे? 4 पेज लिखने का तरीका यही है कि तुम कहोगे कि उस केस में दोनों तरफ से आर्गुमेंट क्या किया गया था। दोनों तरफ से आर्गुमेंट जब लिखोगे तो 4 की बजाय 8 पेज हो जाएगा। अब एंट्रेंस हुआ है, कई बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर मैं ड्यू में एडमिशन लूं कि बीएचयू में एडमिशन लूं। अभी एक बच्चा का 27 रैंक है, एलएलबी एंट्रेंस में है, जान पहचान का ये, उसका भी कॉल आया होता है सिर्फ ड्यू में लूं बीएचयू में लूं। तो होता क्या कि बीएचयू और ड्यू के पढ़ाई में अंतर क्या है? बीएचयू में जो हम लोग पढ़ाते हैं या जो भी लोग पढ़ाते हैं वहां पे पैटर्न क्या होता है कि बस आंसर टाइप में है कि इन दिस केस दिस वाज हेल्ड, और ब्रीफ में वहां फैक्ट बता दिया जाएगा, रीजनिंग क्या था इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, आर्गुमेंट दोनों साइड्स में नहीं हो पाता है। लेकिन ड्यू में जब तुम लोग पढ़ते हो तो हम लोग एक केस में जब पढ़ाते हैं तो आर्गुमेंट दोनों साइड से पढ़ाते हैं। इसीलिए जब देखते हो कि बीएचयू में जब डीजीएस का रिजल्ट आता है तो वहां बच्चे हो ही नहीं पाते हैं। 10-15 साल में अगर कैलकुलेट कर दो बीएचयू का रिजल्ट का तो 1 या 2 बच्चा डीजीएस में सिलेक्शन पाता है। यूपी बिहार में मैक्सिमम बच्चा बीएचयू का क्वालिफाई करता है। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे का तुम डीजीएस में कैलकुलेट कर दो तो तुम्हें लगेगा कि 90% जो डीजीएस में सिलेक्शन होता है ये ड्यू के बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। अब होता क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब डीजीएस में जब आते हो तुम्हें तो यस और नो नहीं लिखना होता है कि इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट सीबीआई विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, नहीं। अब यहाँ पे आर्गुमेंट चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीजीएस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है। जब प्रॉब्लम बेस्ड आएगा तो आर्गुमेंट करना ही पड़ेगा, रीजनिंग देना ही पड़ेगा, यहाँ पे माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। और जो यूपी बिहार के क्वेश्चन होते हैं लाइनर 1 लाइनर होते हैं, रट रटा कर गए वही तुम्हें लिखना है। इसीलिए बुद्धू आदमी भी वहां क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन डीजीएस में बुद्धू आदमी
क्वालिफाई नहीं कर सकता। वहां पे जैसे आगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ केसेस, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस लिखो। तो इसीलिए तुम्हें आर्गुमेंट पढ़ाया जाता है कि तुम दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स पढ़ करके तुम जब एग्जाम में जाओ या प्रैक्टिस में जाओ, एडवोकेसी में जाओ, तो तुम अपना टैलेंट यहाँ पे शो कर दो। इसीलिए भाई, इसीलिए आर्गुमेंट है। टॉपिक से भाग जाता हूँ, देखूं कि तुम तो ग्रुप लेफ्ट कर दिए हो कि बचे हुए हो। नहीं, बचे हुए हो भाई। क्या पार्थ, सही हो ना, ठीक ठाक हो ना? जी प्रणाम सर। हाँ सर बढ़िया है। नमस्ते। देखते रहना, जो जो करेक्शन बोल रहा हूँ, गायब मत हो जाना। हाँ हाँ सब लिखते अच्छा, हैं सर। गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, तुम उधर बिजी हो, हम इधर पढ़ा रहे हैं, तो कंप्लेंट हो नहीं नहीं गई। सर। Arguments of the plants. The here point is that a first argument, there are the near about the 5 or 6 arguments on both the sides. Here the first argument was on behalf of the plants. Here the argument of the respondent. What was the decision of the Supreme Court? That is the difference. Okay, don't mingle from everything in one line. Here the one line. Here the argument. First argument: investigation under PMLA only by the ED. First argument of the appellant was that Millards, under the Prevention of Money Laundering Act, only ED can make the investigation. CBI can not make the investigation. इसका कहना था कि मिलार्ड्स जो पीएमएलए एक्ट है उसके अंतर्गत सिर्फ ईडी को ही अथराइज किया गया है कि ईडी ही सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेगा, सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। समझ में आया? अब हुआ क्या, अब इस आर्गुमेंट को सर्च करने के लिए किस वर्ड के बेसिस पर ये आर्गुमेंट कर रहा है, मैंने होल एक्ट पढ़ गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, और मैं सोचा कहीं भी लिखा हो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत सिर्फ ईडी ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पूरे होल वर्ल्ड में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसा शब्द कुछ आया ही नहीं है। तो क्या ये गलत था इसका आर्गुमेंट? नहीं, इसका आर्गुमेंट गलत नहीं था, क्योंकि इसके जो लायर थे, तो भाई जो आदमी अरबों रुपया करप्शन कर रखा है तो क्या छोटा मोटा लायर रखेगा? उसका लायर थे मिस्टर वेणुगोपाल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आपका नाम हर एक व्यक्ति जानता है, मिस्टर वेणुगोपाल को। ही इज ए वेरी हाई प्रोफाइल लायर। तो इनका आर्गुमेंट गलत नहीं था, तो लेकिन सर्च करना था, तो मैंने सर्च किया कि किस बेसिस पर इनका आर्गुमेंट था। तो सर्च करते करते लास्ट मोमेंट में एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन तुम्हारे नॉलेज के पर्पज से ही लिखा हूं भाई, इसको सिलेबस से लेना देना है नहीं। तो ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा भटक रहा हूं, लेकिन जान जाओ। ये क्या हुआ, ये नोटिफिकेशन आया था, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था 1 जुलाई 2005 के टाइम, जब इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था, उसी इसमें एक नोटिफिकेशन लाया गया। और उस नोटिफिकेशन में यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या, लिखो देखो क्या कहता है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ 49 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। और उसी पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट करेगा, जिसको शार्ट में तुम ईडी बोलते हो। शार्ट में क्या बोलते हो? शार्ट में जिसको कि तुम ईडी बोलते हो। तो हमारे कहने का मतलब है, देखो लिख रहा है कि एक्सक्लूसिव पावर यूज करेगा इस पावर के अंतर्गत। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि भाई बताइए कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि ईडी कर सकती है, तो आप बोलोगे कि ईडी कर सकती है। ठीक ना? अभी फैक्ट से कोरिलेट मत करना। ओके, कहाँ पे लिखा हुआ है, किस एक्ट में लिखा हुआ है, सर्च करके बताओ। तो तुम ये नोटिफिकेशन उसको बता देना, ये नीचे नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, तुम इसको डाउनलोड करके ओरिजिनल पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ना मत, क्योंकि इसमें 65 पेज का है नोटिफिकेशन, और उसमें कई नोटिफिकेशन है, तो मैंने एक नोटिफिकेशन इसीलिए कट पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक ना? अब इसके आर्गुमेंट को हम बताएंगे। अब मिस्टर वेणुगोपाल का आर्गुमेंट ये है, यही आर्गुमेंट पढ़ाएंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा। इनका आर्गुमेंट है कि मिलार्ड्स पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत सिर्फ ईडी कर सकती है, सीबीआई नहीं कर सकती है। और ये बात सही भी है, कोर्ट ने भी माना, यस
ये बात तुम्हारी सही है मिस्टर वेणुगोपाल कि अंडर द पीएमएलए एक्ट ओनली ईडी कैन मेक द इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई कांट मेक द इन्वेस्टिगेशन। अब सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई क्या है? अगर मैं रिप्लाई भी दे दूं, बाद में भी दूंगा लेकिन फिर भी दे दूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई खट से दिया। क्या कि मिस्टर वेणुगोपाल, आपको याद होना चाहिए कि जो केसेस स्टार्ट हुए हैं मधुकोड़ा के खिलाफ या विनोद कुमार के खिलाफ, वह केसेस पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत तो स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, वह केस तो आईपीसी के अंतर्गत स्टार्ट है, वह केस तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत स्टार्ट है। तो जो केस पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत स्टार्ट ही नहीं है, जिसमें पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसमें क्वेश्चन कहां से आ गया कि ईडी करेगी कि सीबीआई करेगी? जब केस रजिस्टर्ड होता पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत, तब ना डिस्प्यूट होता कि सीबीआई करेगी कि ईडी करेगी। तो इस आर्गुमेंट को सिरे से नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया? क्योंकि एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई थी किसी के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। अब आप पूछेंगे कि सर पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई थी? क्यों? क्योंकि इस केस एक्ट का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यह एक्ट तभी लागू होगा जब एक व्यक्ति मनी को अर्न करता है और साथ साथ में लॉन्ड्रिंग करने का प्रयास करता है। मनी को अर्न करके अरबों रुपया ले जा करके अपने घर के नीचे दबा देता है, छुपा देता है। अलग बात है कि मोदी जी उसके लिए डिमोनेटाइजेशन ला देंगे, वो बर्बाद हो जाएगा, जला देगा, लेकिन यह एक्ट तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वो लॉन्ड्रिंग करने का प्रयास ना करे। तो यही बात थी। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया मिस्टर वेणुगोपाल के आर्गुमेंट को। ये बात सही है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं तुम लोग नाराज हो रहे हो, तो समझ गए होगे ये लाइन, ठीक ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई अगर ये आर्गुमेंट किसी को नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक ना? और हमें लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कहा गया कि पीएमएलए इज ए कंप्लीट, मिस्टर वेणुगोपाल सेड दैट पीएमएलए एक्ट इज सेल्फ कंटेन्ड, दिस इज द कंप्लीट, this is the complete code. So CBI has limited power. CBI has limited power and can't interfere in this law. Next argument was that PMLA was enacted under Article 253 of the Constitution of India. As you know that what is the Article 253? I hope that this is the third semester of every students, and every student is reading the Constitution, and in the Constitution there is a chapter सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। जब आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जब आप पढ़ते हो तो जो तीन तरह का स्टेट रिलेशनशिप है, पहला तो लेजिस्लेटिव है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है और तीसरा फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। तो पहला पार्ट का जो स्टार्ट होता है कि 245 से लेकर के 254 तक जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन में 253 आता है। अब रूल क्या है उस चैप्टर का? रूल क्या है कि सेंटर कांट मेक law on those subject matter which have been mentioned in the state list। ये रूल है कि जो मैटर स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया है उस पर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कई हैं लेकिन उसमें से एक एक्सेप्शन 252 भी है और 253 भी है। 253 कहता है, एक्सेप्शन है, कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ even on those subjects which have been mentioned in the state list for the implementation of the international conventions, international obligations, international treaties। तो 253 कहता है कि इंटरनेशनल ओब्लिगेशन को, इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। जब मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि पीएमएलए एक्ट का प्रियम्बल पढ़ो। प्रियम्बल में ये लिखा हुआ था कि एक्ट को क्यों इनेक्ट किया जा रहा है। तो प्रियम्बल क्या कह रहा था? प्रियम्बल तो यही कह रहा था ना भाई कि जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1990 ईस्वी में एक कन्वेंशन एक्सेप्ट किया और 1998 में स्पेशल सेशन बुला करके सारे स्टेट से कहा कि आप अपने अपने राज्यों में जाकर के स्पेशल कानून बनाओ। तो वहां से सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जब आए, अटल जी की सरकार थी, और उस कन्वेंशन को, उस प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने के लिए भारत में आर्टिकल 253 के अंतर्गत इस एक्ट को इनेक्ट किया गया। अब वेणुगोपाल का कहना है
कि जब 253 इनेक्ट किया गया, पीएमएलए इनेक्ट किया गया 253 के अंतर्गत, इट मींस इट हैज सुपरसीडिंग पावर्स ओवर ऑल द लेजिस्लेशंस, ओवर ऑल द लेजिस्लेशंस। देखो इनका गलती क्या है वेणुगोपाल की, वेणुगोपाल का सारा आर्गुमेंट पीएमएलए पर है, सारा आर्गुमेंट कहाँ उनका जा रहा है, पीएमएलए पर है, और जबकि केस जो है पीएमएलए के अंतर्गत रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक हो गया, इसीलिए केस को इनका हारना पड़ गया। अदरवाइज अब अगला आर्गुमेंट था ईडी हैज वाइडर पावर इंक्लूडिंग इंटरनेशनल नेक्सस। इनका कहना था कि सीबीआई के कंपैरिजन में अगर ईडी को देखेंगे तो ईडी हैज वाइडर पावर। व्हाई? बिकॉज इन दिस मैटर इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन मल्टी स्टेट एज वेल एज मल्टी नेशनल। इनका कहना था वेणुगोपाल का कि मिलार्स, हमारे क्लाइंट के खिलाफ चार्ज लगा है कि दुनिया के कई देशों में भी इसने मनी को इन्वेस्ट किया है, तो सीबीआई दुनिया के अदर देशों से वो नहीं कर सकती, मैटर को टैकल नहीं कर सकती, उसके ईडी इज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट्स व्हाई मैटर मस्ट बी ट्रांसफर टू द ईडी रादर देन सीबीआई। फिर कहा गया कि सीबीआई कांट इंटरफियर इन द लाइट ऑफ द ईडी। लाइट गलत लिख दिया जल्दी में, लाइट की बजाय शायद एरिया होना चाहिए। सीबीआई कांट, करेक्शंस इज नेसेसरी, CBI can't interfere in the area of ED. Mr. Gopal said that the combined reading of section 45, 43, 44 denotes that CBI can't interfere in the light of the ED. Now what was the argument of the respondent? अब आपने देख लिया होगा कि respondent appellant's का argument क्या है? Investigation by only by ED. PMLA is a complete, so CBI can't interfere. ED it was enacted under Article 253, so this has the superseding power over all the states. अब सीबीआई किस लॉ के अंतर्गत बना हुआ है? सीबीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, 1946 का है। हुआ क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कई लोग आत्मनिर्भर हो गए, कई लोगों ने जबरदस्त करप्शन किया, तो अंग्रेजों को लगा कि एक स्पेशल एजेंसी होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में हो सके। तो उस समय उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम था कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। उस एक्ट के अंतर्गत एक स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन के मैटर को डील करे। वह बॉडी एक इंडिपेंडेंट नहीं थी, काम करती थी लेकिन ठीक नहीं थी। 1964 में आकर के उस इंडिपेंडेंट बॉडी को, जिसको हम सीबीआई कहते हैं, ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया। 1964 से प्रॉपर वे में सीबीआई काम करती है, लेकिन बेसिकली स्टेब्लिश किसके अंतर्गत हुई थी? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत हुई थी। इसका कहना है कि मिलार्स जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है वो तो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत बनाया गया है, स्टेट ने बनाया गया है, और पीएमएलए आर्टिकल 253 के अंतर्गत बनाया गया है। तो सो पीएमएलए मस्ट सुपरसीड ओवर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. It means ED must prevail over the CBI. This is the argument of that person. What was the argument of the respondent? See the matters of that. टाइम 1 घंटा हो गया है, लेकिन 5 मिनट और दो तुम लोग मुझे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना? क्योंकि एक केस कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो आज काम कुछ कर दिया। Yes. Argument of the respondent here is that the following arguments of the respondent. First argument of the respondent was that Millards, this case is related to the IPC and PC Act rather than PMLA Act. It was argued on behalf of the CBI before the Honorable Supreme Court. Millards, whatever FIR has been registered, all the cases are related either to the IPC or the Prevention of Corruption Act. Even a single provision of the PMLA Act has not been quoted. If there is no FIR under the PMLA Act, why argument based on the PMLA Act? अगर मैं कहूं कि मैं हिंदू धर्म का हूं, राम को मैं मानता हूं, आप सारा आर्गुमेंट कर रहे हो कि नहीं अल्लाह ने ये कहते हैं, अल्लाह वो कहते हैं, अल्लाह 4 शादी करते हैं, 5 शादी करते हैं। भाई अल्लाह के बारे में तुम क्यों हमें बता रहे हो?
हम तो राम के बारे में हमें बताओ ना कि हम राम के हिंदू के हिसाब से गलत किए हैं कि सही किए हैं। तो इसमें सीबीआई कहते हैं क्वेश्चन किसका है, आईपीसी का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का है। और साहब साहब की तरह जबरदस्ती दूसरे टॉपिक को घुसेड़ रहे हैं, इसमें पीएमएलए को घुसेड़ रहे हैं, कोई मतलब है ही नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ कह रहा है कि ये आर्गुमेंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये आर्गुमेंट पहला था कि केस पीसी और आईपीसी के अंतर्गत है, तो पीएमएलए के प्रोविजन की कोई बात ही नहीं है। दूसरा बात कहा कि अगर मान भी लें कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत मैटर आता है, फॉर एग्जाम्पल, for the time being, I accept that matter come under the PML Act. Even single provisions does not prohibit to the CBI to make the investigation. अब ये कह रहा है कि अगर मान भी लें कि चलो पीएमएलए का मैटर है, तो सीबीआई को प्रोहिबिट नहीं करता है। जैसे मैं मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूं, मैं कहूं कि मैं अखिलेश को पढ़ाऊंगा, ये मेरा स्टेटमेंट है कि सेक्शन जी का जो स्टूडेंट है अखिलेश, उसको मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी पार्थ आ जाए, सुमित आ जाए, तलत आ जाए, निहारिका आ जाए, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये कह रहा है कि ये कहने का मतलब कि ईडी इसको इन्वेस्ट करेगी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। ये अल्टरनेटिव आर्गुमेंट है, मेन आर्गुमेंट इसका इसी पर बेस्ड था। अगला क्वेश्चन इसमें था कि नो क्वेश्चन लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी, इसमें कोई लॉन्ड्रिंग का इशू ही नहीं है। इसमें क्या है कि हियर क्वेश्चन इज ओनली एंड ओनली अर्निंग ऑफ मनी बाय मिसयूज ऑफ द ऑफिस। अर्निंग एंड लॉन्ड्रिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग। अब इस तीनों आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, सुप्रीम कोर्ट समराइज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स, it becomes very clear that CBI is not investigating offense under the PMLA Act. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस केस के फैक्ट को जब मैंने देखा, ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई कि सीबीआई पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आईपीसी के अंतर्गत कर रही है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंतर्गत कर रही है। दैट्स वाई सीबीआई जो है इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉम्पिटेंट है, ठीक ना। अब अगला आर्गुमेंट क्या, फर्दर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। इस शायद पैरा नंबर 46 पर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अगर तुम पूरा जजमेंट न भी पढ़ना चाहो तो पैरा नंबर 46 जब पढ़ लो जजमेंट का, तो तुम समझ जाओगे कि डिसीजन क्या था। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है, मैं टाइम नहीं मिलता है, मैं अपने वर्ड में इस समय नहीं लिख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग को मॉडिफाई करके खट से काम चला दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कहता है कि इन रिटन स्टेटमेंट्स, रिटन सबमिशन, it is categorically stated that CBI is investigating into the commission of these offenses alone. These offenses का मतलब होता है कि आईपीसी एंड पीसी एक्ट के अंतर्गत ही यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। पार्ट थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, दीज के अंतर्गत हम यहाँ पे आईपीसी और यहाँ पीसी लिख दूंगा और क्रिस्टल हो जाएगा। तो अब यह कह रहा है कि सीबीआई इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द कमीशन ऑफ CBI is investigating into the commission of offences under IPC and PC Act alone, and presently is not investigating any offence under the PMLA Act, as investigation under the PMLA Act is solely and exclusively within the jurisdiction and domain of the enforcement director like this. Supreme Court ने माना यहाँ पे कि under the PMLA Act only the ED can make the investigation. First point. Under the PMLA Act, only ED can make the investigation. First point. Second decision of court. In this case, CBI was investigating only the offense under the PC and IPC. Third point is that CBI can make the investigations of these facts. Okay. Final was happened. Final decision. अपील being डिवाइड ऑफ एनी मेरिट, सो इट वाज डिसमिस्ड। फाइनली अपील को डिसमिस कर दिया गया। यही इसका डिसीजन है, यही इसका आर्गुमेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना।
2 मिनट में 1 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम लूंगा थोड़ा सा। इस सब्जेक्ट का नहीं है, ये नॉलेज के पर्पज से है। क्योंकि देखो थोड़ा सा तुम पॉलिटिकली एक्टिव रहोगे, थोड़ा इधर उधर की बात जानोगे, तुम अपना माइंड अप्लाई करोगे, और जानना भी चाहिए। क्योंकि उस केस में क्या था, एक केस 2011 का डिसाइड है, ये कब का केस का जजमेंट है, 2011 का जजमेंट है। इस केस में मधुकोड़ा के या विनोद कुमार के कन्विक्शन की बात ही नहीं थी कि वेदर दे वर कन्विक्टेड आर एक्यूटेड, इसमें था ही नहीं। व्हाट वाज द इशू, वेदर सीबीआई कैन मेक इन्वेस्टिगेशन आर नॉट। अब यहां तो क्लियर हो गया कि सीबीआई कैन मेक द इन्वेस्टिगेशन। अब 11 के बाद हुआ क्या, क्या कहानी वहीं खत्म हो गई, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करना जारी रखा और कहानी खत्म हो गई? नहीं, ये कहानी खत्म नहीं हुई। असली कहानी इस जजमेंट के बाद शुरू होती है। अब हुआ क्या 2011 के बाद, इस केस का खत्म कहानी है, केस अब नहीं है, केस 11 तक का था। मार्च 29 मार्च 2000 के बाद कहानी खत्म है केस की। नॉलेज के पर्पज से बता दूं, अब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन अपना जारी रखा। इन्वेस्टिगेशन जब जारी किया और रिपोर्ट अपने सबमिट किया, जब रिपोर्ट अपने सबमिट किया तो वहां पे स्पेशल जज ने कॉग्निजेंस ले लिया। जब स्पेशल जज ने कॉग्निजेंस ले लिया तो ताबड़तोड़ डिसीजन भी दिया। डिसीजन कब दिया? 2017 में। जो मधुकोड़ा का कन्विक्शन हुआ था, कन्विक्शन वह जजमेंट 17 का है। आज जो जजमेंट मधुकोड़ा, विनोद कुमार, भानु के रिगार्डिंग जो जजमेंट है कि सीबीआई करे या ईडी करे, वह जजमेंट 2011 का है। इसीलिए अपने जजमेंट में, अपने सेमेस्टर एग्जाम में क्लियरली लिखना कि तुम 2011 के जजमेंट को लिख रहे हो या 2017 के जजमेंट को लिख रहे हो। अगर 11 के जजमेंट को लिखोगे तो कन्विक्शन और एक्विटल की बात ही मत करना, लेकिन 17 की जब बात लिखोगे तो वहां पे जरूर लिखना कि मधुकोड़ा का एक्विटल हुआ कि कन्विक्शन हुआ, लेकिन केस का नाम डिफरेंट आ जाएगा, ठीक ना? तो इस केस को सेट मत करना। मधुकोड़ा के बारे में हम जानते हैं कि Madhukoda was appointed Chief Minister of the Jharkhand in September 2006. He continued to hold office till his resignation on the 23rd August 2008. He resigned from the post of Chief Minister. Why? Because allegation of the corruption. करप्शन का केसेस जबरदस्त उनके खिलाफ चल रहे थे, और आपने देखा कि विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि इस व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई कोर्ट से मतलब कि एफआईआर रजिस्टर्ड करो, तो दबाव में रिजाइन देना पड़ गया। जब रिजाइन देना पड़ गया तो फाइनली 11 में जजमेंट आया कि सीबीआई विल मेक द इन्वेस्टिगेशन। 17 में जो जजमेंट आया, मिस्टर कोड़ा वाज हेल्ड गिल्टी बाय द ट्रायल कोर्ट इन 2017 इन विच मैटर्स, इन सेवरल मैटर्स इंक्लूडिंग करप्शन एंड कंस्पिरेसी। देखो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत बात नहीं है इसकी, इसकी बात किसके अंतर्गत है? करप्शन के अंतर्गत बात थी। कन्विक्शन भी हुआ तो करप्शन के अंतर्गत कन्विक्शन हुआ है। कंस्पिरेसी, करप्शन एंड कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी बिकॉज सेवरल मिनिस्टर्स वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द एलोकेशन ऑफ द झारखंड बेस्ड कोल ब्लॉक टू कोलकाता बेस्ड कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड कंपनी। ये था 17 में इनका फाइनल जजमेंट था। और यह एक नोटिफिकेशन है जिसके बारे में बता दिया हूं। यह नोटिफिकेशन बताता है कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये करेगा डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट करेगा। और इस तरह से ये आपका क्लास खत्म हो गया, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सबने टाइम निकाल करके क्लास को अटेंड किया। जब तुम क्लास अटेंड करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ओके, थैंक्स एवरीवन।